जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो यूएन में खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हो रहा था और आप इसको कैसे मैनेज कर रहे थे? There was a lot of concern and that's why you saw कि जल्द भी in contact थे बहुत सारे members दोबारा से दोनों sides के साथ they were in touch. There was a clear call from every member कि जी इसको आप मजीद टेंशन की तरफ जाने से रोकने की जरूरत है। थोड़ी हमें भी हैरत है कि जब तक वो अमेरिकन खुद नहीं आए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काइंड ऑफ स्टूड ऑन द साइडलाइंस. व्हाई? There was an effort that was being made to prevent this from happening. But the signaling as far as directed towards India was not that strong, and we have seen that in the past also. And when the Indians saw that they were down on their knees, so then it created that kind of an environment in which they kind of pleaded and requested for a ceasefire. Position the negative approach that India has with regard to anyone coming in to mediate or play a role. That is one factor on which I believe now the international community needs to really push India. अस्सलामुअलैकुम, फहद हुसैन डिजिटल चैनल. आज बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है न्यूयॉर्क से, पाकिस्तान के एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार अहमद. और क्योंकि ये बड़ा ही एक क्रूशल टाइम है पाकिस्तान के लिए, इस खत्ते के लिए, बल्कि इन मैनी वेज दुनिया के लिए भी, और अक़वाम मुत्तहिदा में क्योंकि बड़ी ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स होती रही हैं, तो आज मैं ये चाहूँगा कि एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार से हम ये जानें कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है और उससे डिप्लोमेटिक स्पेस भी खुली है, व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट इन द डेज टू कम. और उसके साथ साथ दो जो बड़े ही क्रूशल इश्यूज हैं जिन पे अब आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है और होगा, कश्मीर का इशू और इंडस वाटर ट्रीटी का, उस पर भी हम बात करेंगे. एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम. अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी. एक तो आपने नया नया चार्ज संभाला और उसके बाद ये इतना बड़ा बहरान जो है वो आ गया, इतना बड़ा क्राइसिस आ गया. हाउ आर यू कोपिंग एंड हाउ इज द मिशन कोपिंग? I think we have done very well, Alhamdulillah, or a lot also has happened back home, so that has provided us strength. So it is, I think both efforts are complementary. You have seen globally our missions, our diplomacy has worked really well, and with the results from the battlefield, overall we have emerged stronger, much stronger. बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है. और मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये क्राइसिस अनफोल्ड किया और उसके बाद फिर जब हमारे ऊपर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको इम्पोज किया गया इंडिया की तरफ से, और फिर बैटलफील्ड में जो हमें सक्सेसेस मिली हैं, मेरे ख्याल में उससे शायद ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, स्पेशली इंडिया में तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. यूएन में आई नो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, पाकिस्तान ने उसको जो है वो समन किया था, फिर उसके बाद आपने भी उस पर आके स्टेटमेंट दिया और वो इशू जो है वो एजेंडा पर आया. लेकिन वो इस कॉन्फ्लिक्ट जब आउटब्रेक वो हॉस्टिलिटी से पहले था. जब ये हॉस्टिलिटीज हो गई हैं और एक नई रियलिटी डॉन कर गई है कि पाकिस्तान हैज कम ऑन टॉप, इंडिया हैज बीन अनएबल टू अचीव एनी ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, तो उससे यूएन में क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? और जब ये कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट हुआ है तो आई एम श्योर खामोशी से बैक चैनल पे आपकी गुफ्तगू हो रही होगी. सो गिव अस अ सेंस कि जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो यूएन में खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हो रहा था और आप इसको कैसे मैनेज कर रहे थे? देखिए आप इसमें ये अच्छी ये बात है कि इस तरह की डिस्कशन हो ताकि लोगों को पता चले. अब इसमें ये जो पूरा क्राइसिस स्टार्ट हुआ, ये एक इंसिडेंट जो टेररिस्ट इंसिडेंट था और हुआ मकबूजा कश्मीर में, ये उसके तनाजुर में हुआ. सो पहला जो उसमें रिएक्शन जो हमेशा होता है, अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा के तनाजुर में देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल नॉर्मली एक स्टेटमेंट करती है जिसमें मजम्मत करती है. पूरी दुनिया में कहीं पे भी एक टेररिस्ट इंसिडेंट हो तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. सो सबसे पहला काम तो उसमें वो किया गया और एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें इस इशू की, इस इंसिडेंट की मजम्मत की गई. पाकिस्तान भी उसका पार्ट था बिकॉज वी आर मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल.
लेकिन उसके साथ जिस तरीके से पहले ही दिन से जो चीजें डेवलप हो रही थी कि एक तरफ ये इंसिडेंट होता है और वो जिस तरह एक इनका एक स्क्रिप्टेड ब्लेम है, जो हमें पता है प्ले बुक क्या है, दूसरे लोगों को पता भी हो तो शायद वो दूसरी तरफ देख रहे होते हैं और उस पर इतना ध्यान नहीं देते। तो हमारी एफर्ट थी शुरू से ही कि यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को, सेक्रेटरी जनरल को इमीडिएटली उनको ये ब्रीफ करें और उनको बताएं कि जिस तरीके से ये चीज स्टार्ट हुई है और जिस तरीके से वो स्क्रिप्टेड ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर आया है 10 मिनटों के अंदर ही, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन, तो हम इसको बड़े कंसर्न से देख रहे हैं और हम ये आपको ये वार्न कर रहे हैं, ये अलर्ट कर रहे हैं दैट इट माइट लीड टू द सेम डायरेक्शन एज वी हैव सीन इन द पास्ट, जिस तरह 2019 में पुलवामा के बाद हमने देखा। तो ये ग्राउंड वर्क था जो हम ऑलरेडी कर रहे थे यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में, खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के साथ और सेक्रेटरी जनरल के साथ। उसका एक इम्पैक्ट ये हुआ कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, काउंसिल के मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, दे बिकेम मोर क्लोजली एंगेज्ड। और फिर जब देखा उनको भी ये एहसास होना शुरू हुआ कि उनके भारत की तरफ से ये बयान आने शुरू हो गए थे। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था और साथ ही जो लीडरान के जो बयान थे यदि हम बदला लेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, वो तमाम चीजें चल रही थी। एक रेटरिक था, एक एग्रेसिव पोस्चर था। तो उसमें फिर देन all these efforts to calm things down, to try to de-escalate, हमने उसमें बीच में अपना ये प्रपोजल भी दे चुके थे कि हम ये तो नहीं मानते कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, एलिगेशंस को तो हम इस तरह नहीं मान सकते। भारत का एक पूरा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है पीछे इस किस्म की चीजों का, लेकिन क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन अगर हो, इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो इंटरनेशनल, तो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। तो हुआ ये कि ये तमाम कॉल्स चल रही थी कि जी डी एस्केलेट करें, ये भी बातचीत शुरू हुई थी थोड़ी सी कि जी इंडिपेंडेंट क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन हो, इस तरह होगी। लेकिन जिस तरह हम बता रहे थे कि भारत ने तो एक फैसला तकरीबन किया हुआ था कि जी काइनेटिक एक्शन उन्होंने करना है, और उन्होंने ये तमाम जो एक ग्लोबल ओपिनियन डेवलप हुआ था कि जी डी एस्केलेट करें, इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और अगर कोई क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो उस तरफ चलें, डायलॉग की, डिप्लोमेसी की बात करें। तो उस तमाम को बलाए ताक रखते हुए दे वेंट अहेड एज वी वर प्रेडिक्टिंग। और तो जब वो फिर जब सिचुएशन उन्होंने आपने किया, हाँ, जब उन्होंने किया इन तमाम चीजों को इग्नोर करते हुए जब एक्चुअल अटैक हुआ, तो इमीडिएटली क्या रिस्पांस था विद इन द सिक्योरिटी काउंसिल? ऑब्वियसली आपके राब्ते हुए होंगे और जिस टाइम ये शुरू हो गया उन्होंने मिसाइल्स हिट कर दिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाट वाज हैपनिंग? there was a lot of concern and that's why you saw कि सेक्रेटरी जनरल भी इन कांटेक्ट थे, बहुत सारे मेंबर्स दोबारा से दोनों साइड्स के साथ दे वर इन टच। और वी वर आल्सो वेइंग कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग एक और इट कुड बी यूजफुल इन दोस सर्कमस्टांसेस बिकॉज एवरीथिंग वाज हैपनिंग देयर on ground and we had to exercise our right to self defense, so it was all happening very fast. And you saw that in all of that, there were efforts being made again to try to see how this can be brought under control. और जिस तरह ग्राउंड पर सिचुएशन इवॉल्व हुई, बिकॉज जो पहली उनकी एग्रेशन थी 6 और 7 की रात के बीच में, उसमें जिस तरह वी हैड एन अपर हैंड, क्लियर अपर हैंड, ऑल्दो वी वर इन द डिफेंसिव मोड एट दैट टाइम, वी वर ओनली रिएक्टिंग and trying to protect ourselves. Even in that, and in face of a very well planned and coordinated aggression that they committed, we came out on top very clearly. और फिर उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि जी शायद ये दिस विल सबसाइड और ये कोई बातचीत की तरफ रास्ता निकलेगा। लेकिन जो अगले 2 दिन थे उसमें हमने ये देखा कि दे वर एस्केलेटिंग ड्रोन्स एंड। अच्छा, हाँ, मैं इस जगह पे ये पूछना चाहूंगा कि जब वो एस्केलेशन शुरू हुई है, देखिए पहले तो उन्होंने हमारे खिलाफ बिल्ड करना शुरू किया कि जी जो पहलगाम का जो अभी आपने जिक्र किया कि विदाउट एनी एविडेंस, फिर उसके बाद उन्होंने मिसाइल्स दागे, फिर उसके बाद उन्होंने ड्रोन्स दागे,
इस सारे में हमें तो क्लियरली नजर आ रहा था कि उनकी तरफ से न सिर्फ ये कि प्रोवोकेशन हो रही है बल्कि एस्केलेशन भी हो रही है, और हमारी तरफ से रिस्ट्रेंट हो रहा है थ्रू आउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये जो हमारा रिस्ट्रेंट, उनकी प्रोवोकेशन, ये इस तरीके से वो लोग ये समझ रहे थे, उसको एक्नॉलेज कर रहे थे कि ये हो रहा है, या वो जी दरमियान जी। दरमियान में खेल रहे थे। नहीं यार, जो पहली मीटिंग भी हमने करवाई थी उसके अंदर भी जो जो कॉमन मैसेज जो निकला था उस मीटिंग से, वो ये था कि डी एस्केलेट करें। और देयर वाज अ क्लियर कॉल फ्रॉम एवरी मेंबर कि जी इसको आप मजीद टेंशन की तरफ जाने से रोकने की जरूरत है। और जो ममालिक उसको कोशिश कर रहे हैं डी एस्केलेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करें। सेक्रेटरी जनरल ने जो ऑफर की थी अपनी गुड ऑफिस की, उसको हम्म। सपोर्ट करें। और ये दिस पोजीशन रिमेन कंसिस्टेंट। अब जब ये एग्रेशन हुई और उसके बाद जो हमारा रिस्पांस था, और जिस तरह फिर उसको वो एस्केलेट कर रहे थे अगले 2 दिन, बिफोर अगेन कमिटिंग दैट फेटल मिस्टेक जो उन्होंने की कि जी हम्म। मिसाइल्स और दूसरे अटैक किए हमारी बेसिस पर। सो एवरीथिंग वाज बीइंग communicated to the members of the Security Council regularly and constantly. So they were in picture as to what was happening. And the our feedback was the same, that no one wanted that this to escalate to these higher levels where it was evidently a grave threat to international peace and security. लेकिन So इसमें इसमें आप इसमें एक मेरा सेंस आ रही थी। इसमें भी एक ख्याल है कि जो अ, चंद इतराफ से जो मैसेजेस थे, वो शायद इतने क्लियर नहीं थे भारत को डायरेक्टेड, जो उसको रोकते। क्योंकि हमारी तो ये एक्सपेक्टेशन थी और हम ये कह रहे थे हर एक को कि योर मैसेजिंग शुड बी वेरी क्लियर हम्म। एंड यू हैव टू टेल देम टू यू नो स्टेप बैक, हम्म। जो जो वो करने जा रहे थे। तो आप ये कह सकते हैं कि शायद वो मैसेजिंग उस टाइम पे हम्म। इतनी स्ट्रांग नहीं थी भारत की हम्म। तरफ, दैट माइट हैव एनकरेज देम बिल्कुल। टू इनफैक्ट मैं यही पूछना चाह रहा था कि एक सेंस ये आ रही थी कि भारत जो है वो जो कुछ जैसे जैसे वो लाता जा रहा है मामलात को, तो डिप्लोमेटिकली उसको वो पुशबैक नहीं आ रहा जो आना चाहिए था, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूएस जो बायलैटरली उन्होंने कहा, और आउटसाइड ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और हैंड्स ऑफ एक अप्रोच था। और फिर जब एक्चुअल फिजिकली जब भारत ने अटैक कर दिया और उसके अगले दिन ड्रोन्स आने शुरू हो गए, और फिर लग रहा था कि अब तो हमने रिस्पॉन्ड करना ही करना है, तो इवन एट दैट पॉइंट जब दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं वो पहली बार इन डेकेड्स वर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि शुरू हो गया था कॉन्फ्लिक्ट, क्या वजह थी कि सिक्योरिटी काउंसिल जिसका मकसद ही ये है, आई मीन उसका इट केम इन टू बीइंग फॉर दिस, उसके लिए इतना ग्रेव सिचुएशन में वो क्यों साइड पे होके बाईस्टैंडर बैठी हुई थी? दैट साउंड्स अ बिट स्ट्रेंज, और थोड़ी हमें भी हैरत है कि जब तक वो अमेरिकन खुद नहीं आए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काइंड ऑफ स्टूड ऑन द साइड लाइन्स। व्हाई? इसमें देखिए ये इन अ वे यू कैन से दैट, बट आई थिंक कि इंटरनली जो बातचीत हो रही थी और जो सिग्नलिंग थी काउंसिल की मीटिंग के बीच में भी और आउटसाइड द काउंसिल विद द काउंसिल मेंबर्स, it was clear that there was an effort that was being made to prevent this from happening. But the signaling, as far as directed towards India, was not that strong, and we have seen that in the past also. क्योंकि अगर आप इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करें 2019 में और पुलवामा के साथ जो कुछ हुआ, जो उस टाइम पे भी हुआ, so there was a kind of a sense कि जी आप कह रहे हैं कि जी शायद उनको ये कि जी आप जो कुछ करना है वो कर लें। सो वो जो सिचुएशन है उसके लिए मैं ये कहूंगा कि ये देन इट डिपेंड्स ऑन अस, ऑन आवर स्ट्रेंथ, and that is what we manifested very clearly in 2019 also and here also. So although they might have given this kind of a कि जी हम दूसरी तरफ देख रहे हैं और आप ने अगर कुछ करा तो उसको हम समझेंगे,
लेकिन लेकिन दे अंडर एस्टिमेटेड वंस अगेन कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा, और वो रिस्पॉन्स बिल्कुल क्लियर था, एविडेंट था। एंड व्हेन दैट हैपेंड, एंड व्हेन the Indians saw that, they were down on their knees, so then it created that kind of an environment in which they kind of pleaded and requested for a ceasefire, and then हाँ a more serious effort was then deployed. ओके अच्छा, अब ये जो नुकता है, मैं थोड़ा सा इस पे एलैबोरेशन चाह रहा हूँ मिस्टर आसिम, वो ये कि हमने ये स्टैब्लिश कर लिया कि जिस तरीके से हम चाहते कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बिहेव करती, उस तरीके से नहीं हुआ, और उसका एक तारीख भी है, शायद इंडिया का एक सर्टन इमेज है, एक वेट है, जो भी है वो उस तरीके से नहीं हुआ। और अगर बैटल फील्ड में हम जो है वो उसको इंडिया को काउंटर ना करते, तो डिप्लोमेटिकली इवन दो इंडिया को वो सपोर्ट नहीं मिली फॉर देयर ओन नैरेटिव जो वो चाह रहे थे, लेकिन उनको एक्चुअली रोकने के लिए भी कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं हुआ। यहां तक तो इस्टेब्लिश हुआ। फिर होता है एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान मिलिटरली इंडिया को भी सरप्राइज करता है। उनको उनको हमारे मेरे हिसाब से तो एक क्लियर विक्ट्री है, उनकी डिफीट है, उनकी ह्यूमिलिएशन है बैटलफील्ड में, और उनकी एयरफोर्स का तो बिल्कुल ही तबाही फिर गई है। मेरे ख्याल में उनकी मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी फारिग। सो इंडिया इज लॉस्ट ऑन मेनी फ्रंट्स आफ्टर द मिलिट्री एक्शन वाज डन। और जब अब रुक गया है और सारों को नजर आ गया है दैट पाकिस्तान हैज शोन डोमिनेंस, रवैये कुछ चेंज हुए होते नजर आ रहे हैं मुल्कों के आपको यूएन में। It is obviously it is transformed. कुछ लोगों की तो पोजीशन जो है, मैं ये कहूंगा जो मेजॉरिटी की पोजीशन तो वही है जो पहले थी और उसके बाद भी है, बट दे हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड, so the perceptions have in some cases changed, in some cases they are more aware, लेकिन जो एक कॉमन डिजायर थी, जो एक आप कह सकते हैं कि जो एक किस्म का ग्लोबल ओपिनियन था कि ये दोनों बड़े ममालिक हैं और you should not allow to be in such a situation where there was such a grave threat to international peace and security. और आपने आईएसपीआर के भी रिमार्क सुने, उनका भी ये था कि ये तो एक किस्म की दीवानगी है कि जी आप एक दोनों ममालिक को ऐसी सिचुएशन में ले आए कि जहाँ पे इतने बड़े खतरात जो हैं वो लाक हो जाए। सो no one wanted that, and still no one wants this. But the main thing that has emerged from all of this is, number one, Pakistan has emerged strongly out of this crisis. Number two, कश्मीर जो है वो दोबारा से एक उभर कर सामने आया है। हर कोई इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि ये एक डिस्प्यूट है जो वहां पे मौजूद है। अभी आप लार्जर कैनवस को देखें तो उस पे आपको कश्मीर नजर आएगा। हर 4-5-6 साल के बाद एक क्राइसिस डेवलप होता है जो कि कई दफा तो बिल्कुल क्लियर लगता है कि ये इंजीनियर्ड क्राइसिस था, जो इंडिया की जो अपनी कुछ जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल उसकी वजूहात जो है मेन, उनमें कश्मीर शामिल है। तो आपने ये देखा कि जब ममालिक ने दोबारा से कॉन्टेक्ट किए हैं, सीज फायर को वेलकम किया है, दे आर होपिंग दैट दिस विल होल्ड। एट द सेम टाइम they have emphasized कि जी दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग की तरफ जाएं और डायलॉग। ओके, डायलॉग और कश्मीर पे आ जाए। ये नई चीज हुई है एम्बेसडर आसिम, वो कि कश्मीर के हवाले से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया बाकायदा तौर पर कि जी मैं भी कोशिश करूंगा और मैं भी बात करूंगा, और ये जो बयान आया सेक्रेटरी रूबियो का, उसमें कहा गया कि न्यूट्रल वेन्यू पे जो बैठ के और हम कश्मीर के ऊपर मुख्तलिफ इश्यूज पे बात भी करेंगे। तो अब ये कश्मीर का एजेंडा जो इंडिया ये प्रिटेंड कर रहा था कि वो खत्म हो गया है और उन्होंने इसको जम कर लिया है, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन के नाम से जो एजेंडा आइटम है वो दिहाइयों से है। और अभी जब आपने मीटिंग कॉल की तो तब भी वो इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन एजेंडा पे आया और उस पर बात हुई, और अब तो कश्मीर एक्नॉलेज हो गया है, अमेरिकनों ने भी कर दिया है और दुनिया में भी हो गया है। सो ये जो स्पेस खुली है फॉर द इशू ऑफ कश्मीर, क्योंकि ओरिजिनली तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इशू है, हाउ डू यू प्लान टू लीवरेज दिस नाउ एज द एम्बेसडर टू द यूएन? और हमारे पास अब यूएन में क्या स्पेस खुलेगी टू वंस अगेन हाईलाइट कश्मीर एंड ब्रिंग इट टू द फोरफ्रंट?
इसमें बहुत सारी चीजें हैं अभी। ऑब्वियसली वी विल सी हाउ थिंग्स डेवलप। पहले तो ये है कि जो इमीडिएट सिचुएशन जो इस वक्त ऑन ग्राउंड है, हाउ विल दिस इवॉल्व, और होपफुली द सीज फायर विल होल्ड, एंड देन वी विल हैव टू सी कि ये जो जो कॉल्स हैं जो डायलॉग की, एंड फॉर द टू साइड्स टू कम टुगेदर, हाउ डू दे मूव फॉरवर्ड. So I expect that our friends in the international community, including the US and others, they will impress upon India, because you've seen that they're already trying to wriggle out of, हम्म this thing कि जो अमेरिका ने भी कहा कि न्यूट्रल वेन्यू पर एक बातचीत होगी और वाइडर इश्यूज पर होगी, उसके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी एतराजात उठाने शुरू कर दिए. सो जो यूएन है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, that option is there for us. We will determine what are the conditions and where and how we can again, bring it for हम्म discussion, and in हम्म what way we can promote it through the ओके। UN and. अच्छा, इसमें अब जो एक इम्पोर्टेंट नुकता मेरे ख्याल में देखिए, कश्मीर के हवाले से तो जो P5 है, चीन का तो हमें स्टांस पता है हमेशा से। लेकिन अब क्योंकि अमरीकी सदर ने बाकायदा तौर पर खुद ये कहा है कि कश्मीर का मसला जो है, जो उन्होंने कह दिया हजारों साल से बहरहाल, कि वो उसको रिजॉल्व करेंगे, तो नाउ दैट ही हिमसेल्फ हैज सेड दैट, तो अब अमेरिका में तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो फिर जो अमेरिका की पोजीशन है वो ऑब्वियसली विल रिफ्लेक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प पोजीशन। अगर वो खुद ही एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इशू है और उन्हें रिजॉल्व कराना है, अब क्या ये आसान नहीं हो जाएगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका भी वही पोजीशन ले और कहे कि हाँ जी बिल्कुल ये एजेंडा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का और हमें इस पे बात करनी चाहिए? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल में ये चीजें थोड़ी सी और क्लियर होंगी। जिस तरह मैं कह रहा था कि अभी थोड़ी सी एक फ्लक्स की सिचुएशन है सीज फायर के ऊपर। देयर इज, आई बिलीव देयर इज गोइंग टू बी another announcement after the two DCMOs were supposed to meet today, और तो कि किस तरह ये चीजें आगे जाएंगी उसमें मजीद क्लैरिटी आएगी। लेकिन ये बात ऑलरेडी एक खुशाइंद है कि जो अमेरिका की जो पोजीशन, जो कि एट द वेरी हाईएस्ट लेवल सदर ट्रंप ने खुद बयान की है, सो दैट शुड इन्फ्लुएंस the way they have approached in the last years, this issue at the Security Council, जहाँ पे वो उनकी अमूमन पोजीशन ये रही है कि जी इसको बाहर आप एड्रेस करें और यहाँ पे ना लेके आए. So we hope that that will lead to some change in orientation कि किस तरह इस इशू को आप रिजॉल्व कर सकते हैं. लेकिन उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल में ये भी है कि पाकिस्तान हमेशा जो फैसिलिटेशन है या मीडिएशन from our common friends or from the Secretary General, we have always welcomed that. And I think we will continue to welcome and support these efforts. At the same time, it is important to emphasize that, yeah, all efforts are welcome. All assistance, facilitation, we would welcome. And these efforts, we would take them as a contribution to take the two countries towards a solution, but importantly, in accordance with the framework that is already there, that was provided, that was decided by the UN Security Council resolutions, कि जो self determination है और जो future status है कश्मीर का, to be decided by the Kashmir. And in accordance with those resolutions and the framework, उसी के plebiscite ऊपर and all that. That is very important. It cannot be an open-ended thing कि जी आप आए और कोई और ही चीजें बातें डिस्कस करना शुरू कर. ठीक है, मेरे ख्याल में ये एक तरीके से एक स्पेस तो खुली है, एंड आई थिंक बोथ एट द ओवरऑल इन इस्लामाबाद, at the foreign office level, at a decision making level, and at the UN, प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयान से हम उसको एक अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक इट्स अ चैलेंज फॉर अस कि हम इसको किस तरीके से लीवरेज करते हैं, और आई थिंक इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का इशू हुआ है प्राइम मिनिस्टर आसिम इफ्तिखार, ये तो बिल्कुल कट एंड ड्राइड इशू है। इस पे तो आई आई अदर देन इंडिया, हाउ कैन एनीबडी इवन जस्टिफाई कि आप किसी लोअर रिपेरियन का पानी रोक दें? ऊपर से
ये जो ट्रीटी है इसमें वो अबेयंस में रखने का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो लीगली तो इट इज अ वाटर टाइट केस जो हमारा है। वो जो इतना जो वाटर टाइट केस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है फ्रॉम द सेंटिमेंट्स इन द यूएन? क्या वो भी इसको ऐसे देख रहे हैं? आर दे ऑल्सो टेलिंग टेलिंग यू कि जी बिल्कुल वी एग्री विथ व्हाट यू सेइंग और आपकी पोजीशन बिल्कुल ठीक है, या वहां भी कुछ एम्बिगुइटी है? नहीं है, मेरा ख्याल में इस पे तो बिल्कुल भी कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और इसमें इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में बिल्कुल चीज क्लियर है। जो वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द ट्रीटीज है उसके मुताबिक भी, और फिर जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है इटसेल्फ, उसके अंदर कोई, जिस तरह आपने भी कहा कि कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है दैट टॉक्स अबाउट सस्पेंशन। सो अभी मैं जस्ट आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। जो हमने जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग कन्वीन की थी 5 तारीख को, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों पर डिस्कशन हुई। ये भी था कि वो एक इंसिडेंट हुआ है, उसको सबने कंडेम किया। फिर कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातचीत हुई, लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए और डी एस्केलेशन की बात की। लेकिन बहुत सारे ममालिक ने जिन्होंने आईडब्ल्यूटी के इशू को उस डिस्कशन में उसके ऊपर कमेंट किया, तो तमाम का यही बिल्कुल यूनानिमस व्यू था कि जी ये इंटरनेशनल लॉ की अबाइडेंस होनी चाहिए, जो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सो आई एम श्योर एंड it will be very evident increasingly that there will be no takers for the position that India has adopted vis-a-vis IWT. And I think it will be in the interest of both countries, obviously, and to create that environment, that is the conducive environment that is required for a productive dialogue, that they take this decision back. And the sooner they do it, the better. हाउ कैन यू बिल्ड प्रेशर ऑन दिस? क्योंकि अगर ये इतनी बिल्कुल हमारा वाटर टाइट और क्लियर केस है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको देख रही है और यूएन इज द बेस्ट फोरम टू बिल्ड दैट प्रेशर ऑन इंडिया, वो कैसे बिल्ड हो सकता है? ये तो इसके ऊपर है कि देर इज ऑलरेडी मल्टी प्रॉन्ड अप्रोच। इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं। ये जो ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड किया है, ऑब्वियसली हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसको डिक्लेयर किया है इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। और यूएन में अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी विल बी डूइंग विद द वर्ल्ड बैंक, जो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, किस तरह सस्पेंशन ऑफ द ट्रीटी impacts upon various dimensions of the situation between the two countries। उसके अंदर पीस एंड सिक्योरिटी है सबसे पहले, कि किस तरह ये ओवरऑल पीस एंड सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन उसको ये इम्पैक्ट करती है। तो उसमें वी विल बी keeping the Security Council members, the presidency, the Secretary General, apprised of what is our position and what we think should be done। Already जो हमने Security Council को, Secretary General को, President of General Assembly को जो letters लिखे हैं, उसके अंदर we have prominently highlighted this fact। So IWT की चीज को हम पीस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आगे लेके जाएंगे। फिर जो इसके लीगल डायमेंशन है उसको वी विल हाईलाइट कि हाउ दे हैव वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ एंड द ट्रीटी इटसेल्फ। देन देयर आर ह्यूमैनिटेरियन एंड अदर एस्पेक्ट्स। क्लाइमेट चेंज है, इट्स अ बिग इशू, इट्स बीइंग डिस्कस्ड। वाटर स्कैर्सिटी है, ऑल ऑफ दीज इश्यूज। ट्रांसबाउंड्री वाटर कोऑपरेशन है, फिर ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट्स हैं। इसके ऊपर तो ये आई मीन देयर आर सो मेनी dimensions from which this suspension, this decision of India can be called into question। So we will raise all of those। ठीक। अच्छा, फाइनली मुझे बताएं, बिकॉज वी हैव लास्ट कपल ऑफ मिनट्स लेफ्ट, कि अब क्योंकि ये सीज फायर हुआ है लेकिन बड़ा फ्रेजाइल सीज फायर है, इस तरह आप कह रहे थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये कहीं किसी वक्त भी कोई गड़बड़ हो सकती है और इंडिया के लिए ये स्टमक करना मुश्किल हो रहा है कि उसकी जितनी ये ह्यूमिलिएशन हुई है बैटलफील्ड पे, अगर कुछ गड़बड़ होती है मजीद, तो अभी तक यूएन सेक्रेटरी जनरल तो एक बार कह चुके हैं, ही ऑफर्ड इज गुड ऑफिसर्स फॉर मीडिएशन, लेकिन उसके बाद यूएन का रोल को बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आया। अगर फिर से कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है, सिचुएशन डिटेरियोरेट करती है, व्हाट कैन वी डू टू समहाउ गेट द यूएन सेक्रेटरी जनरल इन्वॉल्व्ड इन अ डीपर, मोर इफेक्टिव मैनर
in this issue? देखिए, I can tell you that UN Secretary General was very concerned right from the beginning. और जो हमने उनको briefings दी थी, I'm sure he would have been contacted and his office would have been briefed by the other side with their own, story. But he genuinely saw that this was going in the wrong direction. That's why he engaged. That's why he spoke to the Prime Minister twice. I met him twice, and he was very committed to, offer his role and to make his contribution. We believe that he will continue to watch this closely. Unki ek, and it's not his limitation, but the position, the negative approach that India has with regard to anyone coming in to mediate or play a role. That is one factor on which I believe now the international community needs to really push India. Because on one hand, you're not engaging bilaterally in a dialogue with Pakistan. आपने dialogue को suspend किया हुआ unilaterally इतने सालों से, और पूरे के पूरे region को, I would say जो South Asia region है, apart from Pakistan, उसको आपने hostile, एक hostage बनाया हुआ है अपनी aggressive policies और hegemonistic जो ambitions हैं उसके. और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये देखने की जरूरत है कि एक तरफ तो ये रीजन में सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो एक रोग बिहेवियर है, इट इज नाउ हैविंग कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबली. आप दो न्यूक्लियर पावर्स को आप एक फ्लिम्जी प्रिटेक्स्ट के ऊपर इस स्टेज पर ले आए, जो कि हमने 6-7 और फिर 10 को 9-10 को देखा. So that was incredible. I mean, no sane government would do that. So this is a demonstration of this rogue behavior. So they need to be told clearly कि जी या तो आप बातचीत करें, आपको फिर अगर आपको इश्यूज हैं तो फिर आपको जो ऑफर्स हैं फैसिलिटेशन की, मीडिएशन की, चाहे वो दोस्त ममालिक की तरफ से हैं या फिर ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है. हर दूसरे इशू में आप देखते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो इंटरनल है या दो मुल्कों के दरमियान है, वहां पे सेक्रेटरी जनरल अपना रोल प्ले करता है और वो जो ममालिक हैं उस रोल को एक्सेप्ट करते हैं. सो यहाँ पे एक डरमी है कि जी आपने ना सिर्फ बातचीत नहीं करनी बल्कि कोई रोल को कोई ऑफर कर रहा है, इंक्लूडिंग न्यूट्रल पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूनाइटेड नेशंस, तो आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं और ना कर रहे हैं. सो दिस बिहेवियर आई थिंक विल हैव टू बी काउंटर्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी. तो ताकि उसको ये जो एक डिजायर एक एस्टेब्लिश हुई है आफ्टर दिस होल एपिसोड के बातचीत होनी चाहिए और दोनों मुल्कों को बिठाएं और इन इश्यूज को हल करने की कोशिश करें. सो उसके अंदर दिस काइंड ऑफ प्रेशर विल नीड टू बी एक्सर्टेड. पाकिस्तान इज रेडी. आई थिंक द बॉल इज ऑन द इंडियन साइड स्कोर. Ambassador Asim Iftikhar, thank you very much for joining us. बड़ा crucial वक्त है, and I think आप जहाँ पे serve कर रहे हैं, that is one of the most important posts for at any moment, but especially at this moment. So we wish you and your team the very best in these difficult times. Hoping inshallah that Pakistan will ultimately, already has come on top, but now we need to leverage it to make sure that we get the world also recognizes कि हमारा केस कितना strong है. Once again, thank you very much for joining us. Thank you so much.